गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री में हम सॉलिड स्टेट। ओके, तो सॉलिड स्टेट जैसा कि नाम से पता चल रहा है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था के बारे में आप 11वीं में भी पढ़ चुके हो जब हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा था। द्रव्य के प्रकार, तो द्रव्य के प्रकार कितने थे? ठोस, द्रव, गैस। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलर पढ़ने वाले हैं सिर्फ सॉलिड के बारे में, जो ठोस अवस्था थी। ओके, ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। ठोस कितने प्रकार के होते हैं, उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, या उनकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होती है, इस टाइप से कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि उसकी छोटी सी परिभाषा आप दे सकते हो सॉलिड के बारे में। वे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, या आकृति भी रख सकता था यहाँ पे मैं, आकार या आयतन बोल दीजिए बस, निश्चित होता है, उसे कहते हैं हम ठोस। जैसे आकार निश्चित है, जैसे ये मार्कर है, मैं इसे यहां से ऊपर ले जाऊं थोड़ा, लेकिन इसका आकार बदल रहा है क्या? नहीं। मतलब ठोस क्या होता है? इनका आकार नहीं बदलता, इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी है या जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही है, बाद में चेंज नहीं हुआ वो। ठीक है, मतलब आयतन भी नहीं बदला। जितनी जगह मार्कर यहाँ पे गिर रहा है, थोड़ा नीचे ले जाऊंगा तो भी उतनी ही जगह गिरेगा। ठीक है ना, उतना ही तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। इसका मतलब क्या है कि ठोस का आकार और आयतन कैसा होता है? निश्चित। फिर भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में लिखा हुआ है। देखो इतना तो आपने 11वीं में भी पढ़ा था, थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी, लेकिन वो फिर से देख लीजिएगा। जैसे ठोस के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जैसे इसमें सबसे पहले लिखा है कि इनमें अंतराणु, इंटरमॉलिक्यूलर आकर्षण मतलब अट्रैक्शन जो होते हैं, बल बहुत अधिक होते हैं, एवं अंतराणु दूरी बहुत कम होती है। मतलब इंटर मतलब आप क्या बोलोगे यहाँ पर? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होती है बहुत कम होती है। ठीक है, डिस्टेंस बहुत कम होती है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब जितने भी सॉलिड होते हैं उनमें अट्रैक्शन क्या होता है? मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं तो वो क्या होता है? द्रव। वाटर की बात करूं तो वो क्या है? द्रव। उसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए वो तुरंत मतलब जिनमें बहने का गुण आ जाता है। तो देखो अगर मैं इस मार्कर को फेंकता हूं तो ये मार्कर अपनी शेप में ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि मार्कर के टुकड़े अलग अलग हो गए, नहीं। लेकिन अगर मैं पानी को फेंकने की कोशिश करूंगा तो बह जाएगा, क्योंकि उसमें बहने का गुण होता है। ठीक है ना। अच्छा, और गैस में बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल तो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल पास किसमें होते हैं? सॉलिड के अंदर। ठीक है ना, तो इनकी जैसे मॉलिक्यूल जितने पास आएंगे तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम। और देखो जितने मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि उनके मध्य में आकर्षण डेफिनेटली ज्यादा होगा। ओके, तो आकर्षण बल ज्यादा होता है और दूरी क्या होती है? कम। दूसरा इनका आकार मतलब साइज, आकृति मतलब शेप, एवं आयतन वॉल्यूम सदैव निश्चित होते हैं, मतलब ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं, साइज, शेप एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो साइज के बारे में बताया। साइज मतलब तो एक मिनट, साइज तो बताता है इस बात को कि वह कितनी जगह घेर रहा है। साइज किसको बताता है? कितनी जगह घेर रहा है। लेकिन शेप किसको बताती है? शेप का मतलब है जैसे मैं इस डस्टर को लूं तो एकदम ये प्लेन है, ठीक है ना, ये है शेप, और लेकिन ये बेलनाकार है। तो शेप का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, इसको हम शेप बोलते हैं, आकृति। और आयतन, आयतन किसे बोलते हैं? जितना वो जगह घेरता है, मतलब जितनी जगह या मार्कर गिरेगा इसका आयतन कहलाएगा, और डस्टर जितनी जगह गिरेगा इसका आयतन कहलाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट, इनके कण मुक्त गति नहीं दर्शाते। मुक्त गति नहीं दर्शाते मतलब यदि अपनी स्थिति के सापेक्ष कंपन कर सकते हैं। जैसे कि मतलब अगर मैं मार्कर को वाइब्रेट कराता हूं तो इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री मोशन नहीं कर रहे हैं। जो पार्टिकल, जैसे मैं निशान बना रहा हूं, तब बताया था कि ये और एक ये दो, तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल है वो और यहाँ पे जो पार्टिकल है वो फ्रीली मूव नहीं कर रहा है, बंधे हुए हैं। जब मैं इस मार्कर को यूं मूव कराता हूँ उस कंडीशन में, यूं वाइब्रेट कराने पर क्या हो रहा है? ये अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट कर रहे हैं बस, लेकिन एक दूसरे के सापेक्ष इनके बीच की कोई दूरी चेंज नहीं होगी। कुल मिलाकर के ये मुक्त गति नहीं दर्शा सकते। मुक्त गति का मतलब है कि जैसे मैं इसको यूं फेंकूं तो इसका मतलब है ऊपर वाला मॉलिक्यूल अलग चला जाए, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब इनके मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, तो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं बस। ठीक है ना, तो अपनी स्थिति के सापेक्ष, स्थिति का मतलब है जो जहां है वो वहीं पर कंपन कर सकता है। ठीक है, मतलब इनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब बस यही था, मुक्त गति नहीं दर्शाएंगे मतलब अपनी जगह पर स्थिर रहेंगे, अपनी स्थिति के सापेक्ष इधर उधर जा सकते हैं, मतलब पूरी वस्तु के साथ जुड़े रहेंगे, उस वस्तु को छोड़ेंगे नहीं। ओके, चलो। और एक उच्च घनत्व। उच्च घनत्व का मतलब सीधा था, घनत्व को कभी भी आप जानना चाहें तो मैं तो बोलूंगा भीड़भाड़। क्या बोलता हूँ इसे मैं? भीड़भाड़। मतलब समझ रहे होंगे शायद। भीड़भाड़ का मतलब क्या है? मतलब क्राउड बोल सकते हो आप, बहुत ज्यादा। जब उच्च घनत्व का मतलब मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे, जो अणु है बहुत ज्यादा पास पास होंगे, तो घनत्व बहुत ज्यादा होगा। ठीक है ना, जैसे सिंपल एग्जांपल है घनत्व वाला, तो जैसे कि आप मान लीजिए कि पानी है और मतलब जल में आप तेल डालते हो,
तेल की बूंद डाल करके देखोगे तो क्या होता है कि जो तेल की बूंद होती है वो पानी की सतह पर ऊपर ही रहती है, डूबती नहीं है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तेल का घनत्व तो पानी से कम होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार जैसे पेट्रोल टंकी पर हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, ढक्कन को जल्दी से जल्दी बंद करने की कोशिश करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाती है, बहुत जल्दी ही वो वेपराइज हो जाती है। डेंसिटी कम होती है, मॉलिक्यूल आसपास नहीं होकर के बहुत ज्यादा दूर होते हैं, मतलब बहुत ही कम एनर्जी पर वो वाष्पित हो जाती है और बहुत जल्दी उड़ जाती है, तो बोलते हैं उड़ जाएगी ढक्कन बंद कर, ऐसा कहा जाता है। उसका कारण यही है। लेकिन मैं सॉलिड की बात करूं, जैसे घनत्व की बात करूं, मैं जैसे पानी में और इस मार्कर को मैं डालूं, अगर मैंने वाटर लिया, वाटर में मार्कर को डालता हूं तो क्या होगा, ये डूब जाएगा उसके अंदर। कारण क्या है? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है, इसीलिए ये डूब जाएगा इसमें। ठीक है, मतलब वे सभी पदार्थ डूब जाएंगे पानी के अंदर जिनका घनत्व ज्यादा है। ओके, अच्छा, उच्च दृढ़ता, उच्च दृढ़ता किसको बताता है? मतलब तोड़ने में जरूर उनके पास आप ये बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी कैसी होगी? ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओके, तो उसी को हम बोलते हैं उसकी मतलब रिजिडिटी, दृढ़ता। ठीक है, और वैसे ये वाला वर्ड आपका फिजिक्स में भी आता है, रिजिडिटी वाला जब बोलते हैं हम, एक तरह से एक वर्ड आता है दृढ़ वस्तु या दृढ़ पिंड बोलते हैं। दृढ़ पिंड उनको कहा जाता है बिल्कुल जिनको मतलब तोड़ा ही ना जा सके, जिसके लिए क्वार्ट्ज पत्थर या हीरा को सबसे ज्यादा रिजिड कह देते हैं हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर उच्च दृढ़ बोला है, सबसे ज्यादा रिजिड नहीं बोला। ठीक है ना, मतलब सबसे ज्यादा रिजिड कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा दृढ़ कौन सा होता है? हीरा और क्वार्ट्ज पत्थर को बोला जाता है, मतलब सबसे ज्यादा ठोस, मतलब उसको कहा जाता है जो जिसे हम ब्रेक ही नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, वैसे पूर्ण रूप से कोई भी कंप्लीटली रिजिड कभी नहीं होता। ओके, चलो, और एक लास्ट पॉइंट, जैसे कि ये लगभग असंपीड होते हैं। असंपीड, लगभग असंपीड का मतलब क्या है कि जब मैं इनको दबाने की कोशिश करूं, जब मैं इनको दबाने की कोशिश करूं तो मैं इन्हें दबा ना सकूं। मतलब मैं आपको बता दूं, द्रव और ठोस दोनों लगभग असंपीड होते हैं। जैसे कि इस मार्कर को मैं अपने हाथ से यूं करके प्रेशर कर रहा हूं, प्रेशर डालता हूं यूं, तो ये प्रेशर डालने पर क्या ये मार्कर दब जाता है अंदर की ओर? नहीं। इसका मतलब क्या है? यह असंपीड है। ठीक है ना, मतलब संपीड़ कौन से होते हैं? संपीड़ होते हैं जिन्हें आप दबाओ और वो दब जाए। जैसे कि बैलून लो और बैलून में आप हवा भर लो, तो आप उसे प्रेशर डालते हो तो अंदर की ओर दब जाता है या नहीं? बिल्कुल दबता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कम किया जा सकता है, लेकिन ऑलरेडी कम होती है, तो फिर उसे क्या कम करोगे? मतलब ठोस क्या होते हैं जिन्हें आप दबा नहीं सकते, मतलब लगभग असंपीड़ होते हैं। लगभग लिख दिया, मैं तो कहूंगा शून्य ही होती है, असंपीड़ता क्या होती है? लगभग जीरो ही होती है। ठीक है, चलो, तो नोट कर लीजिएगा पहले से, और नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। चलो, नेक्स्ट ठोस के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो इसमें ये ठोस दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, बाद में लिखना, टाइम मिलेगा, पूरा टाइम देंगे लिखने के लिए, समझ लो पहले। ओके, देखो, सबसे पहले ये वास्तविक ठोस होते हैं, मतलब रियल ठोस यही होते हैं, और ये छद्म ठोस होते हैं, मतलब इन्हें अतिशीतित द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? अतिशीतित द्रव। बाद में लिखवा दूंगा इस बात को मैं। ठीक है, तो ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये छद्म। इसका मतलब है कि सॉलिड वाली प्रॉपर्टी इनके अंदर छुपी होती है, मतलब ठोस होने का गुण इनके अंदर छुपा होता है। ओके, अच्छा, इनके कण सदैव सममिति पूर्ण संरचना में व्यवस्थित होते हैं। सममिति समझते हैं आप? सममिति का मतलब होता है एक जैसा। जैसे मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, ऐसे मैंने बनाया, सपोज इसको यूं इस तरह से, सममिति का मतलब है इस लाइन के जस्ट नीचे भी जस्ट वैसा ही कुछ ऐसा हो, मतलब उसके जस्ट इक्वल हो। सममिति का मतलब है एक जैसा दिखने वाली कंडीशन। सममिति का मतलब क्या होता है? एक जैसा दिखने वाली कंडीशन। ठीक है ना? अच्छा, और इनमें क्या है? इनमें कोई आंतरिक सममिति नहीं होती। देखो, सममिति को आप अच्छे से समझ सकते हो, जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, सममिति का मतलब है कि मैंने, जैसे मान लो कि 4 रो में बच्चे बैठा ले और सभी रो में इक्वल 10-10 स्टूडेंट बैठा दिए, तो ये सिमेट्री को शो करता है कि वो एक रो में बैठे हुए हैं और 10-10 हैं। ठीक है, और अगर मैं समिति को हटाने की कोशिश करूं तो क्या करूंगा? उन सभी बच्चों को बोल दूंगा उल्टा सीधा, कोई कहीं भी बैठे, तो किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह उधर है, किसी का मुंह इधर है, कुछ ऐसा, तो वो क्या है? असमिति पूर्ण हो जाएगा। ठीक है ना? तो समिति असमिति का मतलब बस इतना
सुना शायद। ओके, अच्छा इसका मतलब है कि इंटरनल सिमेट्री जो होती है वो किन में होती है, क्रिस्टलीटोज जो क्रिस्टलाइन होते हैं, जो एमोर्फोस होते हैं क्रिस्टलीटोज उनमें इंटरनल सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, अच्छा इनका गलनांक, जालकूदा आदि का मान उच्च एवं निश्चित होता है। मतलब जो क्रिस्टलीटोज होते हैं इनकी जो गलनांक है, गलनांक आप समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या इंग्लिश में बता दिया आपने। तो गलनांक का मतलब बहुत आप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है उसे बोल देते हैं गलनांक, ठीक है ना। अच्छा जालक ऊर्जा, जालक का मतलब मैं बताऊंगा आपको, किसी भी क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है ना उसे बोलते हैं जालक ऊर्जा। मैं आगे लिख पाऊंगा अभी से। तो इनके मान कैसे होते हैं, निश्चित उच्च होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं, और हाई भी होंगे और उसके फिक्स भी होते हैं। अच्छा जब इनमें क्या लगा कि इनकी गलनांक और जालक ऊर्जा अपेक्षाकृत क्या होते हैं, इनकी तुलना में कम होते हैं और निश्चित परास में परिवर्तनशील होते हैं। निश्चित परास का मतलब है एक रेंज में काम करेंगे। जैसे मैंने इसके लिए फिक्स वैल्यू बोल दी, मैंने सपोज जैसे कि 1000 जूल बोल दिया या 1000 किलो जूल बोल दिया मैंने जालक ऊर्जा को, तो ये तो हो गई फिक्स। लेकिन परास का मतलब होता है, परास का मतलब है जैसे मैंने बोल दिया 700 से लेके 800 किलो जूल। तो देखो ये क्या है, फिक्स वैल्यू 1000, तो ये तो निश्चित समय में आता है। निश्चित पॉइंट का मतलब है ये वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन ये परिवर्तनशील का मतलब है बदल सकती है। मतलब 700 से 800 के बीच में कितनी भी हो सकती है, मतलब एक रेंज में चेंज होगी वो। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, इन्हें काटे जाने पर समतल सतह के टुकड़े प्राप्त होते हैं। जैसे ही सॉलिड को हम काटेंगे, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको काटने पर एकदम चिकनी सतह मिलती है, हमें समतल सतह मिलती है, जबकि इन्हें काटे जाने पर खुरदरी सतह प्राप्त होती है। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्फ है और उदाहरण से समझ सकते हो, बर्फ और रबर, बर्फ और रबर और बर्फ को ले लेते हैं, या प्लास्टिक को ले लो आप समझने के लिए। जैसे आप बर्फ को काटने की कोशिश करो, बर्फ को काटने के बाद जो सतह मिलती है बर्फ की वो एकदम चिकनी होती है, लेकिन रबर है, आप रबर लेके प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, उसे काटो तो वो सतह बर्फ की तुलना में खुरदरी ही होगी, मतलब सतह कैसी होती है, खुरदरी। ठीक है, चलो तो इनको काटने पर समतल सतह प्राप्त होती है और इनको काटने पर खुरदरी सतह प्राप्त होती है। उसके अलावा ये विषमदैशिक मतलब एनिसोट्रोपिक होते हैं, अर्थात भौतिक गुणों के मान अलग अलग दिशाओं में भिन्न होते हैं। अलग अलग दिशाओं में कैसे होते हैं, भिन्न, मतलब डायरेक्शन चेंज होते ही उसकी प्रॉपर्टी भिन्न हो जाएगी। जबकि इसमें क्या लिखा है, यह समदैशिक होते हैं। ये बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे इस पॉइंट पर। ये कहता है फिफ्थ पॉइंट कैसा है, इंपोर्टेंट। ओके, ये कैसे होते हैं, एनिसोट्रोपिक मतलब विषमदैशिक होते हैं, मतलब भौतिक गुणों के मान अलग अलग दिशाओं में भिन्न होते हैं, डायरेक्शन चेंज होगी, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ओके, लेकिन ये कैसे होते हैं, समदैशिक मतलब आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में समान होते हैं, सभी डायरेक्शंस में जो गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो इक्वल रहती है। ये वाला पॉइंट तुम्हारे अब तक सबसे कम समझ में आया होगा मेरे अकॉर्डिंग। चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो सबसे पहले समझते हैं इन दोनों शब्दों को, समदैशिक और विषमदैशिक का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बात करता हूं, सबसे पहले आप इमेज करिए, आपने जैसे कभी मेला देखा हो बचपन में या अभी भी देखा हो, ठीक है ना, रामलीला ग्राउंड में आपने देखा होगा मेले लगते हैं ना, तो मेले में जो भीड़ होती है वो क्या फिक्स होती है कि इस लाइन में, मतलब इधर जाओगे तो इतने लोग मिलेंगे, इधर जाओगे तो इतने लोग मिलेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। मतलब वो भीड़ जो होती है वो रैंडम में होती है ना, भीड़ का रैंडम में होना ही बताता है विषमदैशिक को। मतलब आप इधर जाओगे तो हो सकता है भीड़ ज्यादा मिले, इधर जाओ तो भीड़ कम मिले। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज होती है, भीड़ की वैल्यू क्या होगी वहां पर, चेंज हो गई ना, और सिमेट्री भी नहीं होती है उनमें बिल्कुल, मतलब कि भीड़ इधर, देखो डाउट यहाँ पे क्या आता है, एक तो वर्ड आता है यहाँ पर सममिति वाला, और एक बात कर रहे हो आप यहाँ पर कि अभी अनसिमेट्री की बात करने लगे हमें, भीड़ भाड़ के इधर ज्यादा कहीं कम कहीं पे ज्यादा, मतलब विषमदैशिक का मतलब यही तो है। तो देखो सममिति इंटरनल होना एक अलग बात है और विषमदैशिक होना एकदम अलग बात है। ठीक है, विषमदैशिक को मैंने समझाने के लिए किसका एग्जांपल लिया है, मेला का। मेले में जो भीड़ होती है, जो लोग होते हैं, वो कहीं भी भीड़ ज्यादा कहीं कम होती है। विषमदैशिक का मतलब होता है ये, मतलब मॉलिक्यूल कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकते हैं, मतलब उनकी जो मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी है, मतलब कहीं पर डेंसिटी एग्जैक्ट तो वैसे किसी भी मैटर, मतलब किसी भी पदार्थ के लिए बात करें तो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन एग्जैक्ट विषमदैशिक का मतलब तो यही होता है कि कहीं ज्यादा कहीं कम, भीड़ भाड़ कहीं ज्यादा कहीं कम से है। अच्छा, और समदैशिक का मतलब क्या होगा, सभी डायरेक्शन में इक्वल, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल भीड़ मिलेगी। मतलब आप जैसे मान सकते हो, जैसे कि प्रेयर के लिए लाइन लगी होती है ना स्कूलों में, तो वहां पे सिमेट्री होती है, समदैशिक होती है, मतलब इधर रो को देखोगे, इधर देखोगे, उनके बीच की डिस्टेंस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो समदैशिक का मतलब है सभी दिशाओं में समान होना, ठीक है, और ये विषमदैशिक का मतलब है सभी दिशाओं में समान ना होना, मतलब जैसे डायरेक्शन चेंज होती है तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जबकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी
सेम रहती हैं। ओके, एग्जाम्पल में जैसे लिखा हुआ है बर्फ, डायमंड, क्वार्ट्ज एंड स्फीयर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये सभी क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। इन्हीं गुणों के आधार पर इनको इधर रखा गया है एग्जाम्पल में। और अक्रिलिक ठोस में जैसे रबर है, कांच है, प्लास्टिक है, कागज है, लकड़ी, लकड़ी लिखा है, क्या बोला मैंने, लकड़ी। ठीक है, आदि ये कैसे होते हैं, अक्रिलिक ठोस। आदि लगा इसका मतलब और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, मोस्ट यही है। वैसे ऐसा कोई क्वेश्चन कभी फॉर्म नहीं होता है कि ये जैसे कि मैंने बोल दिया डायमंड बताओ क्रिस्टलीय ठोस है या क्रिस्टलीय, इस टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये एग्जांपल्स याद करने हैं और ये सारे पॉइंट्स अच्छा है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहता है और सॉलिड की प्रॉपर्टीज भी इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हम बात करेंगे उसमें सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सॉलिड। ओके, बाय। नोट साथ के साथ बनाना एकदम, ठीक है।